सुधा को आरोही का भेजा हुआ वीडियो मिल चुका था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। वो दरवाजा जिसने तोड़ा था वो गुंडा था जो सुधा के साथ आया था। ए चालाक लोमड़ी, वहीं रुक जा। इतना कहकर सुधा ने हिना के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर महेश्वर ने जल्दी से सुधा को पकड़ा और कहा, सुधा बस हो गया। अब जब तुम्हें सब सच पता चल ही गया है तो तुम मेरे और हिना के बीच में मत आओ। तुम्हें बाहर जो करना है तुम कर सकती हो, बस तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। महेश्वर, जब तुम मुझसे मिले थे तब तुम्हारी और लता की शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। तुमने कहा था कि तुम्हें लता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मेरी शादी तुमसे हुई तो मुझे हमेशा लगता था कि लता हार गई और मैं जीत गई, पर आखिर में तुमने मुझ में और लता में तो कोई फर्क ही नहीं रखा। तुम्हारे लिए तो मैं दूसरी लता हूं। सुधा, तुम गलत समझ रही हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए लता से अलग जगह है। क्या फर्क है? जब तुम्हारे पास लता थी तो तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया, और अब मैं तुम्हारे पास हूं तो तुम इसके पीछे पड़ गए हो। तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना, इसलिए तुम इसके साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि लता की जैसे मुझे भी पागल कर दोगे और मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दोगे। सुधा, तुम पागल हो चुकी हो। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? महेश्वर डर चुका था कि सुधा कहीं गुस्से में आकर उसकी सारी पोल ही ना खोल दे। अब तक हिना को भी होश आने लगा। वो उठकर भागने लगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे सुधा को धक्का दे दिया और दोबारा भागने लगी, लेकिन सुधा ने तुरंत खुद को संभाला और हिना कमरे से बाहर जा पाए उसके पहले ही उसके बाल पकड़े और गुस्से में उसने वो चाकू हिना के दिल के साइड में घोंप दिया। इसी के साथ हिना की दर्दनाक चीख निकल गई और वो जमीन पर गिर गई। अब जाकर सुधा को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वैसे तो आरोही बाहर नहीं निकलना चाहती थी, पर एक डॉक्टर होने के नाते वो किसी को मरता हुआ भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उसने जैसे ही देखा कि हिना की हालत ठीक नहीं है, वो पर्दे के पीछे से बाहर आ गई। वो झुकी और उसने हिना की कलाई अपने हाथ में लेकर उसकी पल्स चेक की तो उसकी पल्स नहीं चल रही थी। ये देखकर उसने पछतावे भरे लहजे में कहा, चिल्लाना बंद करो, वो अब दोबारा कभी नहीं उठेगी। पर महेश्वर ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और आरोही को देखकर गुस्से में कहा, मैं समझ गया कि सुधा को मेरे और हिना के बारे में कैसे पता चला। तुमने ही ये सब किया है ना? अब जब सब तुम्हें पता ही है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी वजह से हिना की मौत हुई है। मैं तुमसे इस चीज का बदला लेकर रहूंगा। पर आरोही ने महेश्वर को देखा भी नहीं और वहां से निकलने लगी। महेश्वर ने कड़वाहट भरे अंदाज में कहा, भले ही मैंने तुम्हें कैसे भी ट्रीट किया हो, पर हमने तुम्हें 14 सालों तक पाला है और मैं तुम्हारा सगा बाप भी हूं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारे जितना बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा। मैं जानती हूं कि तुम मेरे बाप नहीं हो। तुम्हें सब कुछ पता है। हाँ, तुम मेरे बाप बनने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी और सुधा की वजह से मेरी माँ 14 साल तक पागल रही। अब तुम लोगों के पापों की सजा का वक्त हो गया है। हाँ, तुम्हें पछताना चाहिए, पर अभी नहीं। अभी आगे जो होने वाला है उस पर पछताने के लिए तुम तैयार रहो। मैंने अगर तुम्हें अपनी माँ के पैरों पर गिराकर माफी नहीं मंगवाई ना, तो मेरा नाम भी आरोही नहीं, उल्टा तुम्हारा वो हाल करूंगी कि अपनी जिंदगी तुम्हें मौत से भी बदतर लगे। इतना कहकर आरोही वहां से निकल गई। जैसे ही उस बिल्डिंग से बाहर निकली, 2 लंबे और हट्टे कट्टे गुंडों ने आरोही का रास्ता रोक लिया। तब तक 2 और ब्लैक कार वहां पर तेजी से रुकी। अब आरोही ने देखा कि वहां 9 गुंडे थे। सारे गुंडों ने आरोही को चारों तरफ से घेर लिया, पर आरोही ने देखा कि उसकी तरफ एक परछाई चलकर आ रही है। उस परछाई को देखकर आरोही ने मन ही मन कहा, क्या ये विक्रम है? विक्रम तो इस वक्त यूरोप में होंगे, तो वो मुझे बचाने कैसे आ सकते हैं? जब उस शख्स ने गुंडों को आरोही को घेरे हुए देखा तो उसने एकदम कड़क आवाज में कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे एरिया में ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? वहीं वो गुंडे जो आरोही को पकड़ने ही वाले थे, उन्होंने जब उस शख्स को देखा तो एक गुंडे ने झुककर कहा, सर, हमें महेश्वर जी और उनकी बेटी ने ये करने के लिए कहा था। फिर उस आदमी ने कहा,
इसे छोड़ दो और महेश्वर की मदद करना बंद करो, तभी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा। ये सुनकर सारे ही गुंडे डर गए। अगले ही पल वो सारे गुंडे एक झटके में वहां से गायब हो गए। तभी वो शख्स आरोही की तरफ चलकर आने लगा तो आरोही को वो क्लियरली दिखने लगा। उसकी हाइट लगभग विक्रम की जैसी ही थी और उसने इस वक्त टाइट फिटिंग सूट पहन रखा था, जिस वजह से उसकी बॉडी और उसका फिगर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था। वो शख्स लगभग 30 साल का लग रहा था। नाइस टू मीट यू। हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर आपने मुझे बचाया इसलिए थैंक यू। यू आर वेलकम। पर हम अजनबी नहीं हैं, सिर्फ तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हारा नाम आरोही है और तुम महेश्वर और सुधा की फैमिली से हो। अभी आधे महीने पहले अनन्या की जगह तुम्हारी शादी विक्रम से हुई है। तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा पहला प्यार उत्कर्ष था, जिसे तुम्हारी कजिन ने तुमसे छीन लिया और कुछ दिन पहले उन दोनों ने तुम्हारी वजह से ब्रेकअप कर लिया। आप कौन हैं और आपको ये सब कैसे पता? अगर तुम सच जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं तो मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वो शख्स अपनी बाइक पर जा बैठा। अगर तुम मेरे पीछे आती हो तो तुम वो सब देख पाओगी जो बाकी इंसानों ने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अब चॉइस तुम्हारी है। उसने एक हेलमेट आरोही की तरफ बढ़ा दिया। हेलमेट पहन लो। आरोही ने हेलमेट पहन लिया। तभी उस शख्स ने अपनी बाइक शुरू की और आगे बढ़ गया। कुछ ही पल बाद बाइक एक 3 मंजिला विला के बाहर रुकी। उस विला के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने बाइक वाले आदमी से पूछा, आप मेडिसिन देने आए हैं या खरीदने आए हैं? मेडिसिन खरीदने। पुराना रूल, आप मुझे पैसे दीजिए और फिर अंदर जाकर सामान ले लीजिए। उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, पर सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर एक पंच मार दिया, जिस वजह से वो शख्स नीचे जा गिरा और फिर वो अपनी बाइक के साथ आगे बढ़ गया। आरोही उस शख्स के साथ अंदर आई। दूसरी तरफ के सोफे पर एक दूसरा आदमी और औरत बैठे हुए थे। आरोही और उस आदमी को अंदर जाता देखने के बाद भी उस शख्स ने अपना काम नहीं रोका और कहा, रूल्स के हिसाब से जब भी कस्टमर आता है तो पहले मुझे सिक्योरिटी गार्ड कॉल कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया और तुम अंदर कैसे आ गए? तुमने मेरे एरिया में आने की हिम्मत कैसे की? तुम जरूर कोई पुलिस वाले हो जो मेरे बिजनेस में हाथ डालने आए हो। बाइक वाले आदमी ने ना में अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम कौन हो? वही जो तुम्हारी जान लेगा। अगले ही पल उसकी नजर सीढ़ियों पर गई, जहां से बहुत सारे आदमी और औरतें चलकर आ रहे थे। उसके पास गन तो नहीं थी, पर सबके हाथों में चाकू या आयरन के रॉड थे और वो शख्स बिना किसी हथियार के बाकी सब पर वार कर रहा था। कुछ ही पलों में वो सारे आदमियों और औरतों को बेहोश कर चुका था। वो चाकू वहीं फेंक दिया और आरोही के पास आकर अपनी पॉकेट से वेट वाइप निकालकर उसे देखते हुए बोला, कोई भी ऐसा नजारा पहली बार देखेगा तो उसके साथ ऐसा होना नॉर्मल है, तुम टेंशन मत लो। अब उसे पछतावा होने लगा कि क्यों वो इसके साथ यहाँ आई थी। यहाँ पर ज्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं है, चलो। उसका ध्यान ही नहीं गया कि उस शख्स ने बाहर निकलने से पहले वहीं कारपेट पर अपना लाइटर जलाकर छोड़ दिया था। जब वो आदमी आरोही को अपनी बाइक पर लेकर उस गेट से बाहर निकला तो वो विला जलना शुरू हो चुका था। आरोही अभी भी शॉक में थी। इस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका घर आ गया। उस आदमी ने बाइक रोकते हुए कहा, तुम्हारा घर आ चुका है, तुम उतर सकती हो। पिछले 8 सालों में उन्होंने जो ड्रग्स बनाए हैं उससे अनगिनत लोगों की जान गई है और बहुत सारी फैमिली बर्बाद हुई है और अब तक पुलिस ये नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। ये सब सुनकर आरोही हैरान रह गई। उसकी आंखों में अब जो डर था उसमें अब उस शख्स के लिए रिस्पेक्ट दिखने लगी। बहुत लोग नहीं जानते कि बहुत सारे लोग इस तरह के गलत काम कर रहे हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं और मेरा काम ऐसे लोगों को सजा देना है। आरोही, बहुत वक्त से मेरी नज़र तुम पर है। सेल्फ डिफेंस के लिए तुम वो नीडल्स यूज करती हो, वो बहुत अलग है। तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के काबिल हो। तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और मैं तुम्हें 1 महीने में ही अपने जैसा बना सकता हूं। इस बारे में सोचना जरूर। हम फिर मिलेंगे। ये बोलकर वो आदमी वहां से निकल गया। कौन है ये बाइक वाला आदमी? वो आरोही को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा क्यों बनाना चाहता है? क्या होगा आरोही का फैसला?
जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।